मैं हारा थका बेमन से आज ऑफिस से घर आया ही था कि मेरी नज़र सामने किचन से आती मेरी पत्नी पर पड़ी। वे देखने से ही आज बहुत ही ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। काफी उखड़ी उखड़ी भी लग रही थी। उसकी मनोदशा देखते ही मैं समझ गया था कि जरूर ही कोई तो बात है, इसलिए काजल इतनी रूखी सूखी सी लग रही है। मैं भी तो ऑफिस से हारा थका ही आया था, इसलिए मैंने हाथ मुंह धोए और उससे तौलिया मांगा। उसने बिना कुछ बोले मुझे तौलिया लाकर दे दी। मैंने उसके हाथों को पकड़ के अपने पास खींचते हुए बोला, काजल क्या बात है, आज तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी लग रही हो। तो उसने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा और चिल्लाते हुए बोली, आपको क्या है, फिर चाहे बेटी ट्यूशन स्कूल की फीस न देने की वजह से बेइज्जत करके भगा दी जाए, या फिर बेटे पर स्कूल ड्रेस के जूते न होने की वजह से उसके स्कूल के फुटबॉल टीम में खिलाने से मना कर दिया जाए, पर आपको क्या। आपको तो बस सुबह 9 बजे जाने और शाम को 8 बजे आने और फिर चादर तान के सो जाने के अलावा एक पल की भी घर परिवार बच्चों की चिंता फिक्र है नहीं। मेरा कोई ख्याल डॉक्टर ने पिछले महीने ही दवाई खाने को कहा था, नहीं तो मर्ज किसी भी कभी भी अपने पैर जरूर से ज्यादा पसार सकती है। कभी तुमने ध्यान देखा है मेरे चेहरे की ओर, ये झुर्रियां, बेउम्र पकते हुए बाल, जवानी में ही बुढ़िया बनती जा रही हूँ। एक पैसे की दवा नसीब नहीं है मुझे। ये सब तो छोड़ो, गर्मी में बच्चे तपते रहते हैं, एक पुराने कूलर लेने तक की हिम्मत नहीं हो रही है तुम्हारी। मैं भी क्या करता हूँ, अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था और बेड पर बैठा नजरें झुकाए अपनी नाकामी पर संसार हो रहा था। बीबी बच्चों की परवरिश और उनकी जरूरतों का ध्यान रखना मेरा फर्ज है, पर क्या करूं, ये मेरा दुर्भाग्य ही तो है। कहने को तो देश तरक्की कर रहा है, लोग खुश है, पर मैं कैसे कह पाऊं कि मैं बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से दिन ब दिन जरूरतों के बोझ तले दबता जा रहा हूँ। बिजली के बिल से लेकर घर के राशन पानी तक की कीमतें आसमान छू चुकी है और पगार बढ़ाने के नाम पर ऑफिस में धमकी दी जाती है। नौकरी कभी कभी भी जा सकती है, काम नहीं है ऑफिस में, ये सब धमकी मिलते ही रहती है। इसलिए वही पुराना पगार पर मैं काम करना मजबूरी मेरा बन गया है। ऐसे भी मैं क्या भी करूं, कुछ समझ में भी तो आता नहीं है कि क्या काम करूं आखिर। कुछ सोच ही रहा था कि घर के दरवाजे पर किसी के आने का दस्तक हुआ। बच्चों ने गेट खोलकर देखा तो पिताजी यानी कि अपने दादाजी को देख के बच्चे तो बहुत ही खुश खुश हो गए, उछलने लगे। लेकिन मेरी सांसें तो और भी तेज हो गई। पत्नी ने फिर से मेरी तरफ ऐसे देखा मानो वे कह रही हो, अपना पेट पालने के लिए तो अपनी आते और बूंदे गिरवी रखने के लिए दिन आ गए हैं। अब ऐसे में पिताजी अकस्मात आए हैं तो जरूर ही कोई आर्थिक समस्या को लेकर ही आए होंगे। बच्चे अपने दादाजी को बैठाकर खेलने लगते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करते हैं। मैंने भी नजरें चुराते हुए एक बार मीनाक्षी की ओर देखा, पर कुछ कह बोलने की स्थिति में नहीं था, क्योंकि मेरे पास सच में पैसे तो थे ही नहीं। क्या समझता अपनी पत्नी को, लेकिन फिर भी पिताजी आए हुए थे, इसलिए जल्दी से उठ के पिताजी के पास गया और नजरें चुराते हुए उनके चरण स्पर्श कर उनसे उनका हाल चाल पूछा। तब तक मीनाक्षी ने भी उन्हें चरण वंदना किया और खाना खाने के लिए कहते हुए किचन में चली गई और मुझे पिताजी के पास अकेला ही छोड़ दी। अब मैं और भी अकेला महसूस कर रहा था। मीनाक्षी तो मुंह छिपा के किचन में जा चुकी थी, पर मुझे डर था पापा कहीं पैसे की कोई बात न कर दे। बहुत डर लग रहा था मुझे, क्योंकि हाथ में तो पैसे थे नहीं, अगर मांग देंगे तो कहाँ से दूंगा। इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बच्चों को बुला के उनके पास खेलने के लिए और बातें करने को कहकर खुद भी वापस मैं कमरे में चला गया। पिताजी भी मुझे जाता हुआ देख रहे थे, पर मैं क्या करता, आखिर मजबूर था। मैं किचन में आया तो मीनाक्षी ने कहा, पिताजी जरूर ही किसी आर्थिक मदद की आस करके ही यहाँ आपके पास आए हैं, बड़े भैया के पास नहीं गए। ऐसे में उन्हें हम ही याद आते हैं। बड़े वाले भाई साहब को कोई याद ही नहीं करता, बस लेने के वक्त ही उनका नंबर आता है, देने वक्त और जब कोई जरूरत हो तो सब लोग हमारे यहाँ ही आ जाते हैं। वैसे तो यह सब मीनाक्षी कभी नहीं बोलती, पर इस बार उसके घर की तंगहाली इसी लेवल पर थी कि उसे मरने के लिए अगर जहर खरीदना हो तो उसके लिए भी पैसे का इंतजाम करने के बराबर ही था। एक तरफ मीनाक्षी लगातार मुझे बोले जा रही थी, सुनाए जा रही थी, और दूसरी ओर मैं था जो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था और टेंशन हो रहा था। इसलिए अंततः मैंने काजल को चुप करने के लिए कहा, तुम शांत हो जाओ, कुछ भी करके कल मैं तुम्हारी दवाई और बच्चों की जरूरत का सारा सामान ला दूंगा।
पर अभी के लिए पिताजी का मान रखो। उनके मौजूद में घर में क्लेश करने का मतलब उनकी मान सम्मान पर ठेस पहुंचेगा। उन्हें बहुत बुरा लगेगा कि बेटे बहू अपनी ख्वाहिश तो पूरा कर लेते हैं और मुझे आने पर झगड़ा शुरू कर दिए। उन्हें थोड़ी पता है कि हमारी आर्थिक स्थिति अभी कमजोर है। काजल समझदार थी, पर उस पर आर्थिक तंगी का बुखार चढ़ा हुआ था, इसलिए वह बेकाबू थी। कुछ महीने से वह बहुत ही दयनीय जिंदगी जी रही थी काजल, इसलिए वह चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी। कहाँ से लाओगे? भीख मांग के या खुद को गिरवी रख के बेच कर लाओगे? अचानक से तो तुम्हें पैसे देकर कोई चला नहीं जाएगा। मैं भी बात संभालने की पूरी कोशिश करता हूँ, पर इंसान ही हूँ, ये मेरा काम है। कहाँ से लाऊंगा, कहाँ से नहीं, तुम्हारी हर जरूरतें पूरी तो करूँगा ना। तुम बस अभी भगवान के लिए शांत हो जाओ, मेरा मजाक मत बनाओ। मैं भी बहुत परेशान हूँ, मेरे भी सपने हैं कि अपने परिवार को खुश देखूं, पर अभी पिताजी आए हैं, थोड़ा तो धैर्य बनाए रखो काजल। अब काजल शांत हो गई। वे खाना लेकर टेबल पर लगा देती हैं। अब पापा और बच्चे सहित एक साथ सभी खाना खाने लगते हैं। खाना खाते टाइम पापा ने एकाएक मेरी ओर देखा और पास बैठने को कहा। मैं बहुत बड़ा दुविधा में पड़ गया। मेरी सांसें और दिल दोनों ही तेज हो गया। कहीं पिताजी कुछ मांग न दे, क्योंकि मेरे पास अभी देने के नाम पर केवल वक्त ही था। उसके अलावा मैं जुबान भी तो नहीं दे सकता था, क्योंकि मैं पैसे आखिर कहाँ से लाता। उधर भी लेता तो कितने, क्योंकि मैं तो कुछ महीनों से खुद उधार ला रहा था। और यह बात काजल को भी पता नहीं था, क्योंकि वह तो इतने में ही बहुत परेशान है, और अगर कर्ज के बारे में बताता तो और भी ज्यादा परेशान हो जाती। पिताजी बोले, देखो अभी काम जोरों शोरों से चल रहा है, खेती का काम बहुत है वहाँ पर गांव में, इसलिए अभी की ही गाड़ी से मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैं यहाँ रुक नहीं सकता हूँ। तुम्हारी माँ बहुत चिंता कर रही थी। तुम्हारे पिछले कुछ महीनों से तुम फोन पर बातें बहुत कम करने लग गए हो, और ऐसा तुम तभी करते हो जब तुम किसी परेशानी में, मुसीबत में होते हो। तुम्हारी माँ बहुत जिद पकड़ ली कि जाइए मेरे बेटे से मिल कर आइए, मेरे मुन्ने का हाल चाल जान लीजिए। इसलिए मैं सुबह के ही ट्रेन पकड़ कर आ गया। इस पर मैं वहीं पर चुप हो गया, कुछ भी आवाज ही नहीं निकल रहा था मेरे मुंह से। फिर पिताजी पूछे, कैसे हो, ठीक हो ना? मैं हाँ में सिर हिला दिया, पर मेरा मन अभी भी बहुत घबरा रहा था। पिताजी मुझे बिठाकर पीठ पर हाथ थपथपाते हुए प्यार से बोले, माँ बाप है, तुमको अच्छे से पहचानते हैं, पर मुझे अभी तुरंत जाना है। तुम्हारी माँ गांव में अकेली है, और तुम दोनों भाइयों को शहर में खुश देखकर ही हम दोनों का आत्मा तृप्त हो जाता है। पर फोन पर बात कर लिया करो, और कुछ परेशानी है तो बता दिया करो। लेकिन फिर भी मुझे तुमसे एक बात, बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अब और भी ज्यादा घबरा गया। मुझे अब लग रहा था कि बस पिताजी पैसे ही मांगने वाले हैं, मांगेंगे। मेरी पत्नी भी किचन के दरवाजे से देख रही थी, वह भी बेचैन हो रही थी। पिताजी और बच्चे खाना खा चुके थे। वह पिताजी अब हाथ धोने चले गए। मैं काजल की ओर देख रहा था और हम दोनों अवाक थे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि जाते समय पिताजी कहीं सचमुच आर्थिक मदद करने के लिए तो नहीं बोल देंगे, क्योंकि माँ पिताजी अभी भी अपने गांव में रहते हैं और खेती करते हैं। मेरे पिताजी का बहुत बड़ा खेत है, लेकिन आज तक किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं। अगर मांग देंगे तो देना तो पड़ेगा ही, आखिर बेटा है। आखिर पिताजी जो है, बड़े भैया भी शहर में रहते हैं, हम दोनों का शहर में ही जॉब है, इसलिए पिताजी हमें गांव में रहने के लिए कभी नहीं बोले, ना फोर्स किए, और ना हम दोनों के साथ शहर में रहने के लिए वह कभी राजी भी हुए, क्योंकि माँ पापा का गांव में बरसों का जो नाता है, उन्हें गांव बहुत पसंद है। मेरे बड़े भैया दूसरे शहर में रहते हैं, लेकिन उनका परिवार भी बहुत बड़ा है, 3 बेटे और 2 बेटियां हैं, इसलिए पिताजी की वही कभी भी मदद नहीं कर पाते हैं। साफ साफ मना कर देते हैं कि मुझे तो खुद ही अपना घर चलाने में बहुत दिक्कत हो रहा है पिताजी, इसलिए पिताजी हमारे पास ही आ जाया करते थे जब जरूरत पड़ता था। लेकिन अभी तो मेरी स्थिति बड़े भाई साहब से भी बहुत खराब है, पर मेरा मन ही जानता है। ऑफिस में दिन भर काम करके घर पर आता हूँ तो काजल का बकबक सुनना पड़ता है। बेचारी वह भी क्या करे, खाने को घर में कुछ ना हो और बच्चे आफत मचाए तो कोई भी परेशान तो होगा ही। वैसे मेरे काजल बहुत ही समझदार और होशियार है, लेकिन उसकी भी तबीयत खराब होने की वजह से वह भी चिड़चिड़ी हो गई है। पिताजी की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूटता है। तभी वह आगे अपने कुर्ते में से पैसों की एक गड्डी हमें थमाते हुए बोले, बेटा आपकी खेतों में बहुत अच्छी फसल उगी थी, इसलिए कुछ पैसे यह तुम रख लो, तुम्हारे काम आएंगे। अभी हम पराए नहीं हुए हैं और जिंदा है, तो अपने बच्चों का तो ध्यान हमें रखना ही पड़ेगा। तुम कुछ बोलो या ना बोलो, हम सब समझ गए, और तुम्हारी माँ तो हमसे पहले ही गांव में ही समझ गई थी
क्योंकि तुम्हारी बचपन की आदत है। जब भी तुम परेशान होते थे तो हमसे बातें छुपाते थे और कुछ दिनों से फोन पर बातें नहीं हो रहा था तो माँ समझ गई थी। मैं जब तुम्हारे घर पर आया तो तुम मुझसे मिलने थोड़े लेट से आए और तुरंत उठकर चले गए। मुझे तो सब समझ में आ गया था, क्योंकि कभी भी मैं जब आता हूँ तो तुम मुझे तुरंत मिलने आते हो और मुझे कुछ ज़रूरत है या नहीं है पूछते हो। पर इस बार ऐसा नहीं किए। तब तुम्हारे बच्चों से मुझे सब पता चल गया। बच्चे मुझे बता रहे थे कि उनका स्कूल में किस प्रकार से बेइज्जती हो रहा है। जुट्टे फटे पुराने हैं तो स्कूल में फीस नहीं दिया पा रहा है और तो और खाने पीने में भी उन्हें दिक्कत हो रहा है। माँ पिताजी हरदम झगड़ा किया करते हैं। सारी बातें मुझे बच्चे बता दिए हैं। बेचारे दिल के सच्चे होते हैं, तुम्हारे छुपाने से थोड़े छुपेगा। मैं भी आखिर तुम्हारा बाप हूँ। पिताजी की मुंह से यह सारी बातें सुनकर मैं अवाक और सकते में आ गया। एक पल के लिए मैं स्तब्ध और निःशब्द खड़ा रहा। कुछ भी शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल पा रहे थे, आवाज ही नहीं आ पा रहा था और आंखों से आंसू आ रहा था, पर आंसू को छुपा रहा था। तभी पिताजी ने कहा, अरे पकड़ो भी भाई, अभी इतने बड़े भी नहीं हो गए हो कि हमारी दी हुई आशीर्वाद को ग्रहण न कर सको। और वैसे भी बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, माँ बाप से हरदम स्नेह प्राप्त करते ही रहते हैं, आशीर्वाद प्राप्त करते ही रहते हैं। पिताजी अब जाने वाले थे, इसलिए काजल की तरफ ध्यान देते हुए बोले, बहू और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो। देखो कितनी कमजोर हो रही है, और अपना भी ध्यान रखो। ज्यादा टेंशन मत लिया करो। कुछ भी हो तो अभी मैं जिंदा हूँ, मुझे बता दिया करो। और हाँ, इन पैसों से कुछ बिजनेस भी शुरू करना जिससे तुम्हें फायदा हो। मुझे पता है इस महंगाई में तुम्हारे ऑफिस के पैसों से घर नहीं चल पा रहा है और शायद ऐसी जिंदगी भर हो सकता है, इसलिए काजल होशियार है। घर पर किराने की दुकान खोल दो। खेत से मैं कुछ अनाज भी भेज दिया करूँगा जिससे तुम्हारे आने वाले भविष्य उज्जवल हो। मेरी आंखें भर आई थी पिताजी का यह प्यार देखकर, और वे बचपन के दिन याद आ गए जब पापा हमें स्कूल जाते वक्त 4 आने ऐसे ही हाथ फैलाने पर रख दिया करते थे। वे जानते थे कि मुझे स्कूल में कुछ पैसे खाने की जरूरत पड़ सकता है और बिन मांगे ही बस हाथ पर रख दिया करते थे। पर बस अंतर इतना होता था, उस वक्त मेरी आंखें झुकी हुई नहीं बल्कि प्यार और दुलार से ऊंची होती थी और पापा की नजरों से नजरें मिला लिया करता था। लेकिन आज मैं खुद की नजरें भी नहीं मिला पा रहा हूँ तो पिताजी से कैसे आखिर मिला पाता। पापा के आने पर हमें लगा कि कुछ लेने आए हैं, कुछ पैसे मांगने आए हैं, पर हम और काजल दोनों गलत हो गए, क्योंकि कभी भी पिता या माँ बच्चे को देते ही है, लेते नहीं है। वह अपने बच्चों की मनोदशा अच्छी तरह समझते हैं। माँ बाप के पास अगर पैसे होते हैं तो अपने बच्चों को देने में थोड़ा सा भी संकोच नहीं करते हैं, पर अगर बच्चे पैसे वाले हो जाए तो माँ बाप पर खर्च करने पड़ जाए तो बहुत सोचने लगते हैं। सच में बच्चों के लिए माँ बाप बोझ हो सकते हैं, पर माँ बाप के लिए बच्चे कभी भी बोझ नहीं होते। वे हमेशा उनका ध्यान रखते हैं, भगवान की तरह होते हैं। इधर पिताजी के चले जाने के बाद में उन पैसों से बच्चों की ख्वाहिशें और पत्नी की अरमान पूरे करते हुए एक घर में किराने की दुकान भी खोल दिया। पिताजी की बात को ध्यान में रखते हुए और अपने ऑफिस पर भी जाता था। जब घर पर रहता तो किराने की दुकान पर भी बैठ जाया करता था। वैसे तो मेरे बच्चे और पत्नी दुकान चला लिया करते थे। शहर में घर था इसलिए कोई भी एतराज नहीं था दुकान पर। औरतों को बैठाने में ज्यादातर महिलाएं ही दुकान देखा करती थी शहरों में। अब हमारे घर की स्थिति अच्छी हो गई थी, इसलिए अब हम खुद ही पिताजी के लिए कुछ तोहफे हरदम लेकर गांव जाया करते थे। इससे माँ पिताजी बहुत खुश हो जाते थे हमें देखकर। बापू के आशीर्वाद से मेरे घर गृहस्थी अच्छी से अब चलने लगी थी। तो दोस्तों, यह स्टोरी अगर आपके दिल को भा गई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक लाइक तो कर दीजिएगा और कमेंट करके भी बतलाइएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।